Tell us, what is the business model of our company? I believe we have got two divisions, EPC and logistics. Savvy Infra एंड लॉजिस्टिक बेसिकली ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में है और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में भी है। तिलक जी, ये बिजनेस कभी शुरू हुआ, यानी ये आपने शुरू किया या आपके फादर ने शुरू किया? ये बिज़नेस हमने 2015 में मैंने चालू किया था। बाद में फादर भी इस बिज़नेस में हमने ये कंपनी को टेक ओवर किया एंड 2018 से हमने इस कंपनी के अंदर सारा काम चालू किया। लॉजिस्टिक और ईपीसी ये बिजनेस ज्योग्राफिकली हम हमारे कितने स्प्रेड आउट है? अभी ज्योग्राफिकली हम लोग मेजरली 4 स्टेट में काम करते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड आंध्रा है। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं, बट उसमें हमने पहले काम किए हुए हैं। Welcome friends, my name is Avinash Gorakshekar and I welcome all of you to another interesting episode of Connexa High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies, which helps us get very valuable information about the business model, their growth journey, their future growth plans. And friends, today we are going to talk to you about another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Savvy Infra and Logistic Limited, and I have the privilege of having the promoter and chairman Mr. Tilak Mundra. तिलक जी, बहुत बहुत थैंक्स टाइम देने के लिए। मुझे यकीन है सर, आज के इंटरव्यू में काफ़ी अच्छी जानकारी आपके साइड से मिलेगी। थैंक यू सो मच अविनाश जी फॉर कॉलिंग टू दिस शो। या आई एम क्वाइट ऑनर्ड। Tilak ji, first question which is very elementary. If you could tell us, what is the business model of our company? I believe we have got two divisions, EPC and logistics. तो सर, ये धंधा हमने कभी शुरू किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और करंटली डोमेस्टिक मार्केट में अभी हमारी क्या पोजीशनिंग है? ओके, सो सैवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक बेसिकली ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में है और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में भी है। सो अगर हम बात करें ईपीसी एंड इंफ्रा की, तो हम लोग मेजरली एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्किंग में हैं, जो कि एक प्राइमरी पार्ट होता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, बी इट रोड, बी इट बिल्डिंग, बी इट ब्रिजेस, एनीथिंग। सो दैट स्टार्ट्स विद द एक्सकेवेशन एंड द अर्थवर्किंग पार्ट। ओके, सो वी डू मेजरली दैट इन द ईपीसी सेगमेंट, इन द इंफ्रा सेगमेंट। और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। FTL फुल ट्रक लोड में वी ट्रांसपोर्ट कोल, आयरन ओर and also the excavated material whatever we are doing in the infra. ओके, So this is being transported from either mines to the stockyards, or from mines to the port, or from mines to the plant. ओके। तिलक जी, ये बिजनेस कभी शुरू हुआ, यानी ये आपने शुरू किया या आपके फादर ने शुरू किया था, उसके बाद आपने टेक ओवर किया? थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। जी, ये बिज़नेस हमने 2015 में मैंने चालू किया था और 2015 से लेके 18 तक मैं इसको डेवलप किया। बाद में फादर भी इस बिज़नेस में हमने ये कंपनी को टेक ओवर किया एंड 2018 से हमने इस कंपनी के अंदर सारा काम चालू किया और फिर तब से मैं और फादर दोनों इस बिज़नेस को देख रहे हैं और हमने धीरे धीरे हमारे क्लाइंटेल बढ़ाए और रेवेन्यू बढ़ाया और अब जाके हम लास्ट ईयर हमने 283 करोड़ का रेवेन्यू किया है। ठीक है। तिलक जी, मुझे बताइए, अभी लॉजिस्टिक और ईपीसी ये बिजनेस ज्योग्राफिकली हम हमारे कितने स्प्रेड आउट है? अभी प्रेजेंट पैन इंडिया या कोई 3-4 स्टेट्स में हम काम करते हैं? सर, इसके बारे में बताइए। अभी ज्योग्राफिकली हम लोग मेजरली 4 स्टेट में काम करते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड आंध्रा है। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं, बट उसमें हमने पहले काम किए हुए हैं, बट मेजरली अभी हमारे इन्हीं चारों स्टेट्स में काम चल रहा है। तो ये दोनों ईपीसी और लॉजिस्टिक यही 4 स्टेट्स में होता है? जी, ईपीसी एंड लॉजिस्टिक्स यही 4 ठीक है। स्टेट्स में रहता है। अच्छा, दूसरा मेरे को एक बात बताइए कि ये दोनों बिजनेसेस थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री है आपके बिजनेस के लिए, यानी ईपीसी और लॉजिस्टिक दोनों आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? इन जनरली ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉम्प्लीमेंट्री है, बट हमने इनका कंबाइन इसलिए रखा है कि जैसे हम एक्सकेवेशन में हैं, तो जो एक्सकेवेटेड मटेरियल होता है वो जनरली किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं। सो वो हमको एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी हो जाता है और एक उसमें हमारी बहुत पहले से एक्सपर्टीज़ भी है ओके, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज हम पहले जिंदल स्टील एंड पावर के लिए काफ़ी काम करते थे 2019 से 2022 तक। हाँ, सो उस एक्सपीरियंस के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा एक्सपीरियंस है, तो ओके, हमने उसको इंटीग्रेट करके रखा है और
तो जो भी पार्ट रहता है एक्सकेवेशन का, साथ में हम लोग उसका ट्रांसपोर्टेशन भी लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है क्योंकि बहुत फ्यू कंपनीज का ये कॉम्बिनेशन होता है, ईपीसी और लॉजिस्टिक्स, सो जो आपके पास में है। क्योंकि इसमें सारी कंपनीज एसेट हेवी मॉडल पे चलती है, हाँ तो इंफ्रा कंपनीज जनरली सारे एसेट्स खुद ही रखती हैं और बिल्कुल। चलाती हैं। चूंकि हमारे साइट्स डिफरेंट रहते हैं, 3 से 6 महीने का एक टाइम ड्यूरेशन रहता है एक काम को कंप्लीट करने का, तो हम लोग जनरली एसेट लाइट मॉडल हमने प्रिफर किया हुआ है कंपनी के लिए। ओके। तो हम लोग सारा का सारा मशीनरी एंड जो ट्रक्स है वो रेंटल बेसिस पे या लीज्ड बेसिस पे हम लोग ओके। प्रोक्योर करते हैं ठीक है। और उतने टाइम के लिए वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। हम्म। उससे एक तो हमारे बुक्स में डिप्रिशिएशन हिट नहीं होता है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है, और लोकल प्लेयर्स के साथ अगर हम रेंटल मशीनरी लेके काम करते हैं तो कभी भी मशीनरी ब्रेकडाउन और ये सब में हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। रहती। हम दूसरे वेंडर्स को जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ओपन रहता है, और हमारा जो टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने में हमको ज़्यादा आसानी रहती है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक तो उसका मतलब आपका कैपेक्स हेवी मॉडल नहीं है, बेसिकली नहीं, एसेट लाइट मॉडल है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा तिलक जी, मुझे अभी थोड़ा सा आपके कस्टमर बेस के बारे में बताइए कि ब्रॉडली कौन कौन से कस्टमर्स होंगे जो आप लॉजिस्टिक के लिए, ईपीसी के लिए काम करते हो, और मोटा मोटी सर व्हाट इज़ द काइंड ऑफ नॉर्मल वर्क ड्यूरेशन, कोई भी लॉजिस्टिक का काम मिलता है या आपका ईपीसी का प्रोजेक्ट होता है, तो फ्रॉम द टाइम यू गेट द प्रोजेक्ट टिल कमिशनिंग, व्हाट जी। इज़ द नॉर्मल टाइमलाइन? सो टाइमलाइन की बात करें तो प्रोजेक्ट मिलने से लेके जनरली 6 to 8 मंथ्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इट रेंजेस बिटवीन 2 to 8 मंथ्स, यू कैन से 2 महीने में भी कंप्लीट होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स 7-8 महीने में भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है। और क्लाइंटल की बात करें तो जनरली मेरे क्लाइंटल बेस में 80% सारे बड़े कॉरपोरेट्स हैं। इसमें मेजरली वैसे क्लाइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले हैं और वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ओके। दूसरे वेंडर्स को उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से काम को ओके। अलॉट करते हैं। ठीक है। सो नहीं ठीक है। तिलक जी अभी मेरे को बताइए, मोटा मोटी ये धंधा ऑर्डर बुक ड्रिवन है, तो जी, अभी एज ऑफ डेट व्हाट यू हैव पुट आउट इन द प्रोस्पेक्टस, इफ यू कुड टेल अस व्हाट इज द ब्रॉड ऑर्डर बुक? ब्रॉड ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, सो अराउंड 200 करोड़ प्लस के ऑर्डर ऑनगोइंग हैं। हाँ। और अपकमिंग जो कि अभी तक चालू नहीं हुए हाँ। हैं बट वो ऑर्डर इन हैंड है, हाँ। दैट इज़ अनदर अराउंड 200 करोड़। सो अराउंड 400 करोड़ के ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी, आउट ऑफ विच 200 इज़ ऑनगोइंग एंड 200 इज़ अपकमिंग। ओके। यस। ठीक है। अच्छा दूसरा मेरे को अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर से बिल्ड हो रहा है, गवर्नमेंट भी पैसा खर्चा कर रही है। ये जो स्टेट्स में हम काम करते हैं सर, ऑन ग्राउंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सिग्नल यू आर गेटिंग कि अगले 3-4 साल में ये जो स्पेंडिंग मोमेंटम है गवर्नमेंट का वो जारी रहेगा, और हमारा क्या रोल होगा, विल वी हाउ विल वी कैपिटलाइज ऑन दैट ग्रोथ? सो ऑब्वियसली पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे, इंफ्रा स्पेंडिंग 2 लाख करोड़ से 10 लाख 11 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, और गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है इस स्पेंडिंग को लेके। तो ऑब्वियसली हमको बहुत बड़ा रनवे आगे दिख रहा है विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, और इवन अदर देन दैट प्राइवेट कंपनीज के जो एक्सपेंशन चालू हैं, लाइक जैसे मैंने बोला अभी हम एक प्राइवेट कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं। सो दे हैव देयर एक्सपेंशन में वो केपेक्स में ही अराउंड 20-25 थाउजेंड करोड़ डिप्लॉय कर रहे हैं। ओके। सो प्राइवेट कंपनीज भी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आ रही है, तो उनका भी सारा जो सेटअप रहता है उसके लिए भी मेजर इंफ्रा वर्क जो करना होता है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। सो ओके। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, और स्पेंडिंग बढ़ने वाला है, उस हिसाब से हमारे हमको ऑर्डर्स बिल्कुल। वगैरह काफ़ी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तिलक जी हमको बताइए, हमारे रेवेन्यू में गवर्नमेंट और प्राइवेट का क्या मिक्स होगा मोटा मोटी? गवर्नमेंट, अभी हम गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, हम सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर ठीक रहे है। हैं। ओके। बट इस साल लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, हमारा काफ़ी अच्छा टॉप लाइन है, सो हम इस साल डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑर्डर्स को ठीक है। डायरेक्टली ठीक है, तो लेने की बेसिकली यू कोशिश विल टेंडर करेंगे। फॉर गवर्नमेंट वी प्रोजेक्ट्स विल ऑल्सो। टेंडर फॉर गवर्नमेंट ठीक प्रोजेक्ट्स। है। अच्छा मेरे को बताइए सर, FY 25 में जो आपने रेवेन्यू बोला, इसमें ईपीसी और लॉजिस्टिक का अगर ब्रेकअप पूछो तो सर कितना होगा रफली? 85% हमारा ईपीसी है, एंड 15% रफली इज द लॉजिस्टिक्स। ओके। अच्छा तिलक जी, नाउ ऑन योर लॉजिस्टिक बिजनेस, आई वांटेड टू आस्क यू, मुझे पूछना था कि सर आगे चल के आपको क्या ग्रोथ दिख रहा है लॉजिस्टिक बिजनेस में, कुछ नए इनिशिएटिव्स आप उसमें कर रहे हैं? डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स में हमको जो ग्रोथ दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग डीजल ट्रक्स ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग फ्लीट प्रोक्योर करते हैं डिफरेंट वेंडर्स से और उसको चला रहे हैं।
कमिंग वे अहेड ऐसा है कि अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट का टारगेट है कि लॉजिस्टिक्स को ईवी में या दूसरे लाइक हाइड्रोजन वगैरह में उसमें ये सब कन्वर्ट करने के लिए। तो जितनी भी टॉप 1000 इंडिया के कॉरपोरेट्स हैं सबको एज पर द पेरिस एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उसके हिसाब से बाय 2030 या बाय 2035 सबको टारगेट है नेट ज़ीरो होने के लिए, कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। सब बड़े कॉरपोरेट्स के अपने ईएसजी गोल्स हैं वो उनको मीट करना है। और हर बड़े कॉरपोरेट का अराउंड 30% ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल और द कॉस्ट दैट गोज इनटू द लॉजिस्टिक्स, करेक्ट। जो कि अभी पूरा का पूरा डीजल गाड़ियों से ही हो रहा है। वी आर गोइंग इन ए लीजिंग मॉडल, हम लोग थ्रू एनबीएफसी वी आर लीजिंग द ट्रक्स सो दैट हम हमारे बुक्स में कोई एसेट नहीं लेंगे। बरोबर। और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत हाई है क्योंकि पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट कंपेयर टू द डीजल इज़ 1/4 आप बोल ऐसा जनरली हमने जो ट्रायल्स किया उसमें हमने प्रैक्टिकली देखा कि अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट डीजल ट्रक्स का है फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर देन इट कम्स डाउन टू 25 रुपीज़ अ किलोमीटर फॉर ईवी ट्रक्स। एग्जैक्टली। सो उसमें मार्जिन्स हमको काफ़ी मिलेंगे। ईवी ट्रक्स के लिए कंपनीज लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स दे रही है फॉर 5 ईयर्स। सो अभी जो हमको पहला ऑर्डर मिला है दैट इज़ 5 ईयर लॉन्ग। नहीं तो जनरली इन डीजल वी गेट ऑर्डर्स ऑफ 2 months 3 months और ऑन टनेज बेसिस। So that is a very big advantage. Exactly. And we want to take the first mover advantage in the listed segment. और हम चाह रहे हैं कि हम अराउंड 500 ट्रक्स का हमने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है डिप्लॉय करने का इन नेक्स्ट 2 years। अच्छा है, तो उसका मतलब दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। यस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्गर ड्यूरेशन का है। इसमें टॉप लाइन भी बढ़ेगा हमारा, उसके साथ में हमारा जो बॉटम लाइन है वो अराउंड सेम सेगमेंट में 3 times बढ़ जाएगा। ओह वेरी गुड। अच्छा तिलक जी, अभी मेरे को बताइए कि फाइनेंशियल्स हम थोड़ा टाइम के लिए बाजू में रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एड, आपको काफ़ी रिपीट बिजनेस मिलता होगा जी। फ्रॉम योर कस्टमर्स। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द की वैल्यू एड विच यू गिव टू द कस्टमर? लाइक अगर क्वालिटेटिव पॉइंट में पूछूं कि अपनी सर्विस अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, आवर वर्क इज अप्रिशिएटेड बाय द क्लाइंट, सो व्हाट इज इट्स इन सो स्पेशल विच यू डू इन दिस इंडस्ट्री? सर 2-3 पॉइंट्स अगर आप बताओ। सो मेजरली जो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इन टाइमलाइन। कोई भी इंफ्रा कंपनी चाहे वो फिर कोई भी हो, बड़े से लेके छोटे, सब जगह एक ही प्रॉब्लम आती है कि टाइमलाइन पे एग्जीक्यूट नहीं होता है प्रोजेक्ट। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है बीइंग एसेट हैवी। क्योंकि अगर आपके पास ही सारे एसेट्स हैं जिससे आप काम कर रहे हैं, अगर वो ख़राब पड़ते हैं, सो अगर आप बाहर से हायर करने जाएंगे तो अगेन यू हैव टू पे एडिशनल कॉस्ट। आपकी मशीनरी का तो आपको इंटरेस्ट, आपका डिप्रिशिएशन हो ही रहा है, एंड एडिशनली आपको एक कॉस्ट आता है जो हर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करना चाहता है। वो कॉस्ट बचाने के लिए उतने दिन साइट को बंद रखता है जब तक वो एसेट मशीनरी रिपेयर नहीं हो। सो वो उस कंडीशन में टाइमलाइंस पे जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं। और हमने इसको एसेट लाइट रख के हमने जो किया है कि आज तक हमको कोई भी टाइप का जो है प्रोजेक्ट में हमको टाइमलाइंस में हमने एग्जीक्यूट किया, और दूसरा हमें कहीं भी सॉर्ट ऑफ लॉस नहीं बियर करना पड़ा है किसी भी प्रोजेक्ट में ड्यू टू डिले इन द एग्जीक्यूशन और डिले इन द टाइमलाइन। उसके लिए नहीं ठीक है, दिस इज़ वेरी नाइस। तिलक जी, नाउ टेल मी वन थिंग, आपने बोला बिजनेस एसेट लाइट है, आप मशीनरी रेंटल पे लेते हो। इन टर्म्स ऑफ द वर्कफोर्स, हाउ इज दैट? लाइक दैट आल्सो इज टेकन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और अपने फिक्स्ड एम्प्लॉइज है? नो, वी हैव फिक्स्ड एम्प्लॉयज जो हमारा ऑपरेशंस देखते हैं। बट जो क्योंकि पैन इंडिया साइट्स हैं डिफरेंट 4 to 5 स्टेट्स में, सो उसमें जनरली वी टेक लेबर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ओके, तो बेसिकली मिक्स है फिक्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द फाइनेंशियल्स। तिलक जी, मैं देख रहा था कि 25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, बट प्रॉफिट आपका 10 करोड़ का ऑलमोस्ट 23.8 करोड़ हो गया है जी। तो व्हाट वाज द की रीजन? क्योंकि इतना बड़ा जंप इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द टॉप लाइन ग्रोथ। तो सर ये किस वजह से हो गया? बेटर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बेटर मार्जिन्स? सर हाउ डिड दिस इंक्रीज इन सच अ बिग वे? इन केस ऑफ टॉप लाइन, यस, टॉप लाइन काफ़ी हमारा अच्छा हुआ, फ्रॉम 103 to 283 हम ग्रो किए। इन केस ऑफ बॉटम लाइन इट हम बोल सकते हैं इट इज़ एज गुड एज इट इज़ फ्लैट। बट वो इसीलिए कि अभी हमने एग्रेसिवली ऑर्डर्स लिए, उसको टाइमलाइंस पे एग्जीक्यूट किया। बट चूँकि अभी वी हैव मोर ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द बुक्स,
सो क्रेडिटर्स के साथ अगर हम इमीडिएट पेमेंट्स में डील करते हैं, कैश पेमेंट्स में डील करते हैं, तो हमको 3% का एडिशनल बेनिफिट होता है, ओके। जो कि अब हमें पोस्ट इशू, हमारे इशू अच्छा। के बाद हम उनको इमीडिएट पेमेंट्स करके जो ओके। हमको कैश डिस्काउंट का जो फैसिलिटी अवेल करना होता है वो हम लोग ओके। कर पाएंगे। सो ओके। राइट नाउ अभी हमारा 7.5% का मतलब परसेंटेज है ऑफ प्रॉफिट टू द टॉप लाइन, ओके। बट वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोस्ट इशू दैट विल इंक्रीज टू 9 to 10%। ओके, सो बेसिकली बॉटम लाइन विल इंक्रीज बिकॉज बॉटम ऑफ। लाइन विल इंक्रीज। अच्छा, अभी आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, मुझे बताइए नॉर्मली हमारे बिजनेस में व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट द ऑर्डर, यू एग्जीक्यूट इट, इज इट ऑन अ माइलस्टोन बेसिस कि भाई कि जितना काम किया उतना रेवेन्यू आप बुक करते हो और आपको पैसा कस्टमर से मिलता है? तो वर्किंग कैपिटल का साइकिल देखें तो जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वहाँ से 1 1.5 महीने 2 महीने में हम बिलिंग वगैरह रेज करते हैं कस्टमर को, और उसके बाद हमें अराउंड 30 डेज लगता है, 30 to 45 डेज पोस्ट ओके। बिलिंग। सो ओके। अराउंड 90 to 90 डेज का आप साइकिल मान सकते ओके, हैं। तो बेसिकली थ्री मंथ्स 3 मंथ्स रफली। का साइकिल रहता ओके। अच्छा, अभी नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू, वी आर गोइंग पब्लिक। तो तिलक जी मुझे बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी वी आर प्लानिंग टू रेज फ्रॉम द मार्केट, और किस चीज़ के लिए हम ये पैसा यूज़ करेंगे? है। सो वी आर रेजिंग अराउंड 70 crores फ्रॉम द मार्केट, और जिसमें से अराउंड 49 to 50 crores इज़ ओनली फॉर द वर्किंग कैपिटल, which will increase our efficiency a lot, and we can get more margins from the material which we are buying right now, or the services which we are taking right now. तो बेसिकली इट इज़ वर्किंग कैपिटल एंड बैलेंस इज। Balance is for GCP and अच्छा। issue ओके। expenses. ओके। अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल जो हम रेज कर रहे हैं मोटा मोटी अगले 1.5 2 साल तक वी विल बी वेल फंडेड? Yes, we will be well funded तो for आपको next one and पैसों a की half two जरूरत नहीं years. लगेगी, नहीं, जितना आप इंटरनली कैश फ्लो जनरेट करोगे प्लस वॉट एवर मनी यू रेज इन द बिल्कुल। मार्केट। ओके। और अनदर क्वेश्चन ऑन द मैनेजमेंट विच लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो इज दैट यू आर द प्रोमोटर सर, आप वर्टिकली कौन से फंक्शनल रोल्स कंपनी में देखते हो? Generally, I look after the entire business, आप बोल सकते हैं, majorly the operations part I look after, ओके। and the business management part means the जो भी orders वगैरह रहते हाँ, हैं उसको सब मैं तो ही। बेसिकली ऑपरेशंस ज़्यादातर आप देखते हो, जी। operations and basically handling existing client relationships. Yes, and majorly that, Okay. handling the existing client relations as well as the operations. Okay. सर आखिरी सवाल नाउ विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वी हैव सीन कोविड, नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट हमारे बिजनेस में जैसे आपने बोला एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इन आवर बिजनेस? हमारे धंधे में कौन सा ऐसा रिस्क है जो आपको हर वक्त मॉनिटर करना पड़ता है? इंफ्रा में रिस्क एक ही है कि अगर टाइमलाइंस पे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ सो उसमें पेनल्टीज बहुत हेवी लगती है। बिल्कुल। सो वो सबसे बड़ा रिस्क रहता है। सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट ऑन दैट कि हम जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, एक तो हम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लेके ओवर ट्रेडिंग या हम ओवरबोर्ड चले जाएं और एक टाइम पे हम प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पाए और सारे प्रोजेक्ट एक साथ स्टक हो जाएं। बिल्कुल। सो वो कैलकुलेशंस करके हमको आगे बढ़ना है। अच्छा, एक सवाल जो रह गया तिलक जी, आपने बोला ज़्यादातर हम प्राइवेट से ही काम करते हैं, अभी गवर्नमेंट में हम शुरू करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई रिटेंशन मनी का कंसेप्ट होता है? बिल्कुल, 5% का रिटेंशन मनी का अच्छा। कॉन्सेप्ट रहता है, ओके। अप टू 10% भी रहता है। ओके। तो उसमें आइदर यू गिव द बैंक गारंटी हाँ। एंड वो रिटेंशन ओके, तो मनी उसका आप। मतलब प्राइवेट ऑल्सो आस्क्स फॉर दैट यस। 5% रिटेंशन, आई थॉट इट वाज ओनली नो फॉर नो नो नो, गवर्नमेंट। इट्स फॉर बोथ। नहीं, आई थिंक इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू तिलक थैंक जी। यू सो मच। आपको आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को सर मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सर।